तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो हम लोग विषय रखे हैं पंच तत्व। बेसिकली जो हम लोगों का मेन क्लास है वो तो एनर्जी फ्लो थेरेपी है, जो कि 30 तारीख से होगा। आज कुछ नए लोग भी जुड़े हैं हम लोगों के साथ में, उन्हें थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे कि भाई एनर्जी फ्लो थेरेपी में एक्चुअली में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, आदि चीजें। और फिर हम लोग आएंगे 5 एलिमेंट्स के ऊपर। 5 एलिमेंट का विषय बहुत ब्रॉड होता है। आज इस विषय के थ्रू हम लोग 5 एलिमेंट, जो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है लाइफ, जीवन में जो हम लोग कर रहे होते हैं ना, वो सारा कुछ 5 एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। हमारा हंसना, बोलना, रोना, नाराजगी लाना, ये सब भी 5 एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। तो वो उसके विषय में जानकारी देंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ जो हम लोग कोशिश करेंगे, थोड़ा सा जो नए लोग हैं उनको समझाने के लिए। ये है, मैं भी आ जाऊंगा क्लास के अंदर में, 1 मिनट। तो बेसिकली जो हम लोग इसमें सीखने वाले हैं, ये खास करके मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो लोग जो है नए जुड़े हैं हमारे इस ग्रुप के अंदर में इस क्लास के लिए, वो लोग बेसिकली क्या क्या सीखेंगे, इसकी थोड़ी सी जानकारी देने के बाद हम लोग फिर मेन क्लास की तरफ आते हैं। म्यूट ऑन। बेसिकली जो है इसमें सिखाया जाएगा एनर्जी फ्लो थेरेपी इज अ पार्ट ऑफ एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर। इस एक्यूपंक्चर का है, लेकिन ये जितने भी अल्टरनेटिव थेरेपिस्ट हैं सबके बेनिफिट के लिए है। मैंने आज एक पोस्ट बनाया जिसमें लिखा भी था कि ये हर एक के काम आ सकती है, क्योंकि इसके अंदर में डायग्नोज बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से पढ़ाया जाएगा। डायग्नोज ऐसा पढ़ाया जाएगा कि बेसिकली एनर्जी यहाँ लिखा गया है, एनर्जी फ्लो। एनर्जी हमारी बॉडी में कितने तरह की होती है? तो बेसिकली जो एनर्जी है, 2 तरह की एनर्जी है। फंडामेंटल ऑफ एनर्जी फ्लो थ्योरी, फिजिकल एनर्जी और मेटाफिजिकल एनर्जी। 2 टाइप ऑफ फिजिकल एनर्जी, 2 टाइप ऑफ मेटाफिजिकल एनर्जी, 2 टाइप ऑफ कॉस्मिक एनर्जी एंड 2 टाइप ऑफ अर्थलिक एनर्जी। तो एनर्जी तो 2 ही है, 2 ही तरह की होती है। अगर इसको हमने शिव शक्ति कॉन्सेप्ट में बताया था कि एक मेल एनर्जी होती है, एक फीमेल एनर्जी होती है। इन 2 एनर्जी के दम पे पूरी संसार चल रहा है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और ये जो बार मैग्नेट भी है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसी के दम पे उसको बैलेंस करती है। जो अनबैलेंस हुआ है बॉडी के अंदर में, उसको ये बैलेंस करती है। जैसा मैं बता रहा था कि डायग्नोस में बहुत बड़ा हेल्प करती है। मेरिडियंस जो होता है, ये देखिए इस तरीके से हमारे बॉडी में मेरिडियंस होती है। हर एक ऑर्गन का उससे कनेक्शन है, उसका एक पाथवे है बॉडी में। पाथवे, इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। हमारी उंगलियां जो है, ये सारी उंगलियों में ही सारे ऑर्गन का कनेक्शन है, इसकी यहाँ पे जानकारी दी जाएगी। तो डायग्नोस में लाइक कोई बीमारी है और उसको डायग्नोस हम बिना उसके पूछे भी कर सकते हैं। खाली हम उसके उंगलियों को स्ट्रेच करेंगे और इसके दम पे हमें पता लग जाएगा कि उसका कौन सा ऑर्गन इफेक्टेड है। अगर कोई बीमारी लेकर आया हुआ है पेशेंट,
वो किसी भी पैथी का हो सकता है। अब मान लो EH है या आप न्यूरोथेरेपिस्ट है या कोई भी है पेशेंट आपके पास जो आया हुआ है, नॉट जस्ट ओनली फॉर पेन मैनेजमेंट, अदर्स जो भी डिजीज है बॉडीज के अंदर में आई हुई है, उनको समझने के लिए बेसिकली बार मैग्नेट जो ट्रीटमेंट करता है, हमारे ऑर्गन के इफेक्टेड कोई ऑर्गन है और उसका पाथवे में कोई प्रॉब्लम आई हुई है, जिसके कारण बॉडी की जो एनर्जी है, जिसके एनर्जी मिल रहा है बॉडी को, वो कहीं पे बाधित हो गई, रुकावट हो गया है, तो इफेक्टेड कौन सा ऑर्गन हुआ उसके कारण वो इसमें पता चल पाएगा। भाई सभी लोग अपने को म्यूट कर लो प्लीज, सभी लोग अपने को म्यूट कर लो। तो कौन सा ऑर्गन इफेक्टेड है, हम लोग इसको अपनी उंगलियों को, हमारी जो 20 उंगलियां हैं उन्हीं को स्ट्रेच करके पता लगा लेंगे कि कौन से ऑर्गन में प्रॉब्लम है। तो कोई भी पद्धति हो आपकी, आपको सब में बेनिफिट मिल सकता है। आप पीएच कर रहे हैं, होम्योपैथी कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, तो पेशेंट जो आया है आप उसकी स्ट्रेच करके पता लगा लेंगे कि उससे एक्चुअली में कहाँ पर प्रॉब्लम है। खास करके क्रॉनिक डिजीज के अंदर में ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इसका तो ट्रीटमेंट कैसे होगा वो बार मैग्नेट से तो बताया ही जाएगा, लेकिन मान लीजिए आप पीएच प्रैक्टिशनर है, आपको मालूम पड़ गया कि ये जो बता रही है बॉडी इनकी सामने वाले की, वो बता रही है कि इसके लंग्स में इफेक्टेड बता रहा है या फिर किडनी में इफेक्ट बता रहा है, किडनी में इफेक्ट बता रहा है, तो फिर आपके पास एक सीधा सा सिम्टम तो कुछ भी हो सकता है। पेशेंट अपना सिम्टम कुछ भी बता रहा है, दर्द बता रहा है, कुछ भी बता रहा है, लेकिन आप ट्रीटमेंट अपने दवा दे रहे हैं, उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। प्लीज आप स्विच ऑफ कर, अपना ये म्यूट कर लीजिए प्लीज, क्योंकि मुझे ना करने के लिए फिर एक बार इसको ऑफ करके तब वहां जाना पड़ेगा, उसके बाद कर पाता हूँ। कहाँ गया इनका, आएगा सभी का। हाँ, ये अभी जगदेव सिंह जी, राजेश मौर्य। तो बेसिकली जो है कि मान लो आप EH प्रैक्टिशनर है, कुछ भी है, सामने वाला पेशेंट आ गया, आपको दवा दे रहे हैं, सभी पेशेंट पे फर्क पड़ रहा है लेकिन कुछ एक पेशेंट पे फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आपको ये जो पार्ट है इसके थ्रू एक्यूपंक्चरिस्ट क्यों ना हो, एक्यूप्रेशरिस्ट क्यों ना हो, सभी के लिए बता ये बेनिफिशियर है, इसलिए कि आप उसको स्ट्रेच करके बॉडी को पता लगा लेंगे कि उसे किस ऑर्गन में प्रॉब्लम आ रही है। सिम्टम्स कुछ भी आ रहे हो, मान लो उसको कुछ नहीं, खांसी आ रही है, क्रॉनिक है, काफी दिन से ठीक नहीं हो रही है, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि लंग्स का है, लेकिन हो सकता है कि इसके पीछे और भी कोई ऑर्गन इफेक्टेड हो। बहुत क्रॉनिक है तो किडनी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो सकती है, या कहीं ना कहीं इसके अंदर में लार्ज इंटेस्टाइन इन्वॉल्व हो सकता है। तो वो आप जो है उसकी बॉडी को स्ट्रेच करके डायग्नोस कर लोगे, बॉडी जो अपने आप बता देगी। तो वो इतने डिप्थ नॉलेज इसके अंदर में दी जाएगी जिसके दम पे आप हर एक तरह का ट्रीटमेंट कर पाएंगे। डायग्नोस के लिए बहुत बेहतरीन है और बेनिफिशियल सभी के लिए है। इसमें जो है इन यांग कॉन्सेप्ट है, हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट इन में आता है, कौन सा पार्ट यांग में आता है। इन यांग एक कॉन्सेप्ट होता है, सिक्के के दो पहलू, बहुत से लोगों ने नाम सुना होगा और कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा। तो इन यांग की बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया जाएगा। तो बेसिकली जो आप लोगों को बताऊं कि जितनी बीमारियां होती हैं 2 टाइप की होती हैं, एक बीमारी यांग होती है, एक बीमारी इन होती है। इस तरह से हमारा जो मैग्नेट होता है उसमें 2 पोल है, एक पोल यांग के लिए समझ लिया और एक पोल इन के लिए मान के चलिए, ऐसा है। तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो होता है, इसी तरीके से हर सिस्टम में 2 चीज, सिक्के के 2 पहलू, दोनों पहलू इन्वॉल्व होते हैं। कभी कोई एक्टिव हाई एक्टिव होता है, कभी कोई हाई एक्टिव होता है। तो वो समझना, सब कुछ में समझाया जाएगा। तो बॉडी का कौन सा पार्ट इन है, कौन सा पार्ट यांग है, वो सारा बता दिया जाएगा। फिर सारे ऑर्गन्स, नॉलेज ऑफ 12 ऑर्गन्स की जानकारी दी जाएगी। 5 एलिमेंट थ्योरी बताया जाएगा। अभी 5 एलिमेंट का एक छोटा सा उदाहरण आप लोग देख पाओगे कि कितनी ब्रॉड चीज है 5 एलिमेंट। तो 5 एलिमेंट रहेगी
कलर्स ऑफ मेरिडियन, मेरिडियंस का अपने कलर होता है, उस कलर के सिर्फ लगा के ट्रीटमेंट जबरदस्त रिजल्ट आ जाते हैं। बेसिकली मैं मेरिडियन पे ट्रीटमेंट करता हूँ। फिलहाल पीछे मैंने कलर थेरेपी कराया, लोगों को रिजल्ट मिले जबरदस्त। और जब मेरिडियंस पे उसको अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको इतने बड़े बड़े कलर नहीं लगाने पड़ेंगे, सिर्फ आपने एक लाइन ऐसे खींच देनी है, काम हो जाएगा। जैसा कि मैंने पीछे एक लार्ज इंटेस्टाइन का ट्रीटमेंट बताया था, मतलब उसका सॉरी कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट बताया था, एक लाइन खींच दिया था हमने इंडेक्स फिंगर के ऊपर। तो इसी तरीके से हर एक प्रॉब्लम्स के लिए सिर्फ यहाँ पर एक लाइन खींचनी होती है और उसमें रिजल्ट आ जाते हैं। तो पाथवे की जानकारी 12 मेरिडियंस की, और ये मेरिडियंस, ये देखिए चैनल्स लाइन बॉडी में बनी हुई है, इस तरीके से एक पाथवे होता है बॉडी के अंदर में। कई प्रॉब्लम होती है जिसमें कि एक लाइन में ही दिक्कत आती है। जैसा मैंने एक चीज बताया था, एक ऑडियो मैंने डाला हुआ था कि एक व्यक्ति के दांत में तकलीफ हो रही है और कान में तकलीफ हो रही है, सिर में तकलीफ है, बीपी हाई है, ठीक है, भूख नहीं लग रहा है, खाना नहीं खाया जा रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स। तो उस मल्टीपल प्रॉब्लम का सलूशन मैंने एक बार मैग्नेट से किया था, इमीडिएट रिजल्ट मिला था। तो ये कैसे हुआ, ये सब की जानकारी इसमें मिलेगी कि एक ही बीमारी में कई मल्टीपल प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं और उसका सलूशन कैसे ओनली वन मैग्नेट से हो सकता है। सारी कहां से एक साथ कंसिडर कर रही है। तो ये सारी चीजें हैं। 21 तारीख को होने वाली थी, अभी 30 तारीख को हो रही है। और जबकि हमने रेट बढ़ाया है, आगे किया है, तो इसके कारण हमने अपना एक कोर्स फ्री दे दिया है, वो है रबड़ बैंड थेरेपी। ये चीजें हैं रबड़ बैंड थेरेपी, और बहुत बेनिफिशियल सभी के लिए। जो लोग नए जुड़े हुए हैं, आप लोग हमसे जुड़ रहे हैं, पता चलेगा। और जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, जिन लोगों ने क्लासेस कर ली हैं, उन लोगों ने जो मेरे बारे में अपनी राय रखी है, बेसिकली उन्होंने जो राय रखी है कि बहुत जगह से कोर्सेस कर लिया, लेकिन इस तरह का कौन है, क्या आवाज आ रही है भाई? मधु जी और सुनील कुमार जी, अपने आप को स्विच ऑफ म्यूट कर ले प्लीज। तो बेसिकली जो मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं, उन लोगों ने जो बताया मेरे बारे में, बोला है कि भाई बहुत जगह से क्लासेस कर ली, समझ आपके यहाँ से आई है। ऐसे उदाहरण कहीं मिलेंगे, तो बहुत डिटेल्स में समझाया जाएगा चीजें। ये मेरिडियंस की जानकारी दी, ऐसे ऐसे मेरिडियंस होती है और इन मेरिडियंस के आधार पे क्या बीमारियां हो सकती हैं, इनको अच्छे से समझाया जाएगा। यानी कि जो हमारे ऑर्गन्स हैं, उनकी वर्किंग क्या है, उनका बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है, उनके जो है इमोशंस क्या होते हैं, आदि चीजें सब डिटेल में बताई जाएंगी। जैसा भी हमने यहाँ दिखाया कि कलर के थ्रू लगा के यहाँ पे ऐसे ट्रीटमेंट किया जाएगा, ओनली ऐसे कलर कर दिया, हो गया। क्या गया भाई बीच में, कुछ हो गया होगा। तो जैसे कि ये पूरा फंक्शन आप पूरा बताया जाएगा। मान ली स्प्लीन है, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि स्प्लीन मेरिडियन इस तरह से बॉडी में गई हुई है, और इसका वीडियो के थ्रू भी हम लोग दिखाएंगे क्लास में कि कैसे पाथवे उसकी बनी हुई है। फिर फंक्शन ऑफ स्प्लीन, स्प्लीन क्या फंक्शन है, फिर वो कैसे, इसके टाइम पीरियड वगैरह क्या है, कैसे ये हमारे एनर्जी को स्टोर करती है, आदि चीजें, और इसके थ्रू क्या बीमारी हो सकती है। अरे कोई इसके अंदर में काम कर रहा है, प्लीज छेड़खानी मत कीजिए, वरना मुझे उसको ऑफ कर देना पड़ेगा। ओके, तो ये सारी हो गई, ठीक है। ये जो चीजें सिखाई जाएंगी हमने बता दिया। अब हम आते हैं बेसिकली
5 एलिमेंट थ्योरी के तरफ। अच्छा, इसमें किसी कोई क्वेश्चंस तो नहीं है जो भी मैंने बताया, जो आप लोगों की मेन क्लास होनी है उसकी डिटेल बता दी है, इसमें किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है? नहीं, किसी ने कोई प्रश्न नहीं उठाया है। तो अब चलते हैं हम लोग, जो आज का विषय है, ये वेरी इंटरेस्टिंग विषय है। इसमें आपका इलाज से उतना ज्यादा संबंध नहीं रहता है। ये 5 एलिमेंट की जानकारी और उसका हमारे जीवन से संबंध विषय है आज का, 5 एलिमेंट को। तो 5 एलिमेंट बेसिकली क्या है, आपने देखा होगा कि 5 तत्व होते हैं, और इससे हमारे रामायण में इसकी जिक्र आती है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रहित अधम शरीरा। पूरा जो हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, श्री राम जी बताते हैं। ये जिक्र है बालिक के मृत्यु के दरमियान, जब उसकी पत्नी विलाप कर रही होती है, तो देन वहां पर राम जी समझाते हैं। उन्होंने बताया कि 5 एलिमेंट से हमारा शरीर बना हुआ है, ये तो उन्होंने बता दिया। अब मैं भी बोल रहा हूँ कि 5 एलिमेंट से शरीर बना हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी जो एक्टिविटीज हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, वो भी 5 एलिमेंट से जुड़ी हुई हैं। एक फिल्म का डायलॉग है, दुनिया एक रंगमंच है और हम सब कठपुतली। फिल्म आनंद में राजेश खन्ना जी बोलते हैं, एक्चुअली में डायलॉग है शेक्सपियर का ये, और आनंद मूवी के अंदर में राजेश खन्ना जी ये बता रहे होते हैं। तो सुनने में कह दिया कि भाई दुनिया रंगमंच है और सब कठपुतली हैं, लेकिन क्या हम लोग कठपुतली हैं? हमें हमारी जो मर्जी होती है वो करते हैं, जो हमारी इच्छा होती है अपने दम पे सब कुछ कर रहे होते हैं। तो इसमें 5 एलिमेंट और वो क्या नाम है, डोर वाली बात कहाँ से आ गई? इन दोस्तों, हम आपको यहाँ पर समझाते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा कि कैसे हमारी जितनी भी भावनाएं हैं वो सब भी 5 एलिमेंट से जुड़ी हुई हैं। तो पहले समझिए कि 5 एलिमेंट होता क्या है। एक कहावत है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जिस तरह ब्रह्मांड उसी तरह हमारा ये शरीर है, पिंड। बेसिकली ब्रह्मांड में जो पाई जाती है, 5 एलिमेंट से बताया था कि ब्रह्मांड बना हुआ है, या पूरी दुनिया, हम अपनी पृथ्वी को ही देख लें तो 5 एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद है। ये अर्थ जो पृथ्वी हमारी धरा है, यहाँ पर 5 तत्व मौजूद है, इसलिए यहाँ पर जीवन है। ऐसे बहुत से गैलेक्सी के अंदर में बहुत सारे ग्रह हैं, लेकिन वहां पर जीवन नहीं है। जीवन वहीं पर है जहां पर 5 तत्व मौजूद है। कहीं बहुत ज्यादा आग ही आग है, कहीं हवा बहुत ज्यादा है किसी उसके ऊपर और ग्रह के ऊपर, कहीं पर पानी नहीं है। ये पृथ्वी ऐसी जगह है जहां पर सब कुछ मौजूद है, 5 तत्व मौजूद है। 5 तत्व कौन कौन से हैं? विंड, वायु तत्व, इसके बाद फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, मिट्टी तत्व, इसका मेटल एलिमेंट बोला जाता है, आकाश तत्व बोलते हैं मेटल एलिमेंट, उसको थोड़ा सा कंसीडर कर दिया गया है इसमें। वुड एलिमेंट, वायु तत्व को वुड एलिमेंट बता दिया गया है, एंड आकाश तत्व को मेटल एलिमेंट बोल दिया गया है। और इसके बाद हमारा वाटर एलिमेंट। ये 5 तत्व हैं। तो हमारे जीवन का जो चक्र होता है भी 5 तत्वों इन्हीं में ही घूमता है। बड़ा डिटेल्स में तो आप लोगों को क्लास में पढ़ाई जाएगी। आज हम लोग थोड़ा सा उसी में से मक्खन मक्खन निकाल लेते हैं, उसके थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। तो सभी लोग अपना कॉपी पेन लेके लिख सकते हैं कि हमारे जीवन का जो पीरियड है, इसको 6 एनर्जी, 5 एलिमेंट 6 एनर्जी में कन्वर्ट किया गया है। 5 एलिमेंट को 6 एनर्जी में कन्वर्ट किया गया है। तो 5 एलिमेंट में कैसे क्या होता है उनको समझते हैं। कि देखिए हमारी जो धरा यानी कि पृथ्वी का वजूद कैसे आया। कि
बताया जाता है कि कोई एक उल्का पिंड आके सूरज से टकराया था, जिस सूरज का एक हिस्सा उससे अलग हो गया था, गोले के रूप में उससे अलग हो गया, तो जो कि आज पृथ्वी कहलाती है, अर्थ कहलाता है। तो वो क्या हुआ कि सूरज तो एक धधकता हुआ गोला है, अब उसमें घर्षण होकर टूट गया, तो जिससे क्या बहुत बड़ा एनर्जी पैदा हो गई वातावरण में। जब वातावरण में एनर्जी यानी गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है तो बारिश होता है, तो उस घर्षण से बहुत एनर्जी क्रिएट हुई, देन उसके वजह से बहुत बारिश हुई। तो बारिश हुई तो जो गोला था धधक रहा था पूरी तरीके से, उसमें बारिश खूब ज्यादा हुई, देन वो फिर ठंडा हो गया, चिल हो गया। अब जो पानी चारों तरफ उस गोले पे था वो जाके जहां जहां पे थोड़ा सा डीप एरियाज था वहां पे इकट्ठा होने लगा, तो डीप एरियाज के अंदर में वो इकट्ठा हो गया, जहां पे ऊंचा है तो वो पहाड़ कहलाए। अब पानी जिधर जिधर से होके गुजरा वहां पे क्या हुआ, काई जम गई। काई काई बोलते हैं आप लोग, मैं समझ में हिंदी इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वो ग्रीन सा हो जाता है ना, जब पानी की इधर जमा रहता है तो ग्रीन ग्रीन सा हो जाता है एरियाज। तो उसमें से बाद में क्या, अभी मान लो अभी जून का महीना है, मई जून का महीना रहेगा, अभी अप्रैल से मान लो, तो मई जून आएगा, सारा जितना भी ग्रास है, घास, सब वो सूख जाते हैं एकदम से। फिर जुलाई का मंथ आएगा, बारिश होने लगेगा, तो फिर उधर में क्या होगा, धीरे धीरे ग्रीन हो जाएगा, तो सब फिर न्यू जनरेट हो जाते हैं ग्रास, बारिश पड़ने के बाद, पानी पड़ने से। तो जिधर पानी मिल जाता है वहां से जर्मिशन हो जाता है, ग्रीन कलर्स का फर्स्ट जो है। तो माना गया कि इस धरा पे जो पहला क्रिएशन हुआ वो यही ग्रास पैदा हुए, ग्रास, घास फूस। ये घास फूस जो है थोड़े समय के बाद में बढ़ने लगे, वो बड़े हो गए, वो बड़े बड़े पेड़ में कन्वर्ट हो गए, बहुत बड़े बड़े पेड़। इसलिए बोला था फर्स्ट क्रिएशन इज द वुड एलिमेंट, इसको एक एलिमेंट का संज्ञा दिया गया, द वुड एलिमेंट, वायु तत्व। हमारे हिंदी में इसमें वायु तत्व कहते हैं, इसलिए होता है कि देखो, जब वायु, हम लोग विंड का पता कैसे लगाते हैं, विंड का पता लगाते जब पत्ते हिलते हैं तो वहां से विंड जनरेट होती है। तो पेड़ पौधे पूरे बड़े बड़े सारे हो गए, तो पेड़ हो गए तो हवा खूब चलने लगी, हवा चलने लगी तो ये जितनी भी लकड़ियां है ना, डालियां, हवा से आपस में घर्षण होने लगा। अभी उसमें घर्षण होने लगा तो फिर एक नया स्टार्ट हुआ, द रेड कलर का था। ये फर्स्ट था ग्रीन कलर में, मतलब जितने भी पेड़ पौधे थे। देन उसके बाद अग्नि पैदा हो गई, आपस में घर्षण होने से अग्नि पैदा हो गई, द फायर एलिमेंट, क्रिएट द फायर एलिमेंट। तो इसमें लाल लाल लपट उठती है रेड कलर्स में। फिर कुछ समय के बाद वो जो है ना, लपट उठना बंद हो गया, उसका धुआं उठना बंद हो गया। लेकिन अभी क्या है कि वो अग्नि है, उसका रंग ट्रांसफर हो गया, अभी धधकता कोयला ऑरेंज सा कलर हो जाता है। ऐसे में अगर हम उसको छू दे, उस कोयले को, पहले क्या लाल लाल लपट थी तो हमने हाथ डाला और निकाल लिया तो हाथ जला नहीं, लेकिन अभी ऑरेंज कलर का है कोयला, उसको छू देंगे तो हाथ जल जाएगा। तो दे आर पावरफुल, बट नॉट, हंगामा नहीं मचा रहा है। पहले वाला क्या था, लाल लाल लपट के हंगामा मचा रहा है, लेकिन उतना उसमें पावर नहीं थी। अभी जो ऑरेंज कलर का, उसमें पावर बहुत ज्यादा हो गया, उसको टच करेंगे तो गल जाए, हाथ जल जाएगा आपका। लोहार भी इसी टाइम पे जाके अपना लोहा उसमें डाल के उसको मेल्ट करते हैं। फिर ये ऑरेंज कलर का होने के बाद अग्नि बुझ गई, राख हो गई, एस द एलरिस कलर, येलो कलर्स में है वो, उसका ट्रांसलेशन हो गया, उसको बोला गया मिट्टी तत्व, अर्थ एलिमेंट। राख किधर भी होता है, मिट्टी राख बोलते हैं उसको। तो वो सब जो है अर्थ एलिमेंट में। अभी क्या है, किधर भी मिट्टी रहेगा। अभी आपको हम लोग देखे तो डस्ट जितने भी है सब इसी में आ गए, आपका सैंड हो गया, बालू हो गया, सीमेंट हो गया,
कुछ भी आप डाल देंगे तो ऐसा फैल सा जाता है, मिट्टी का काम है फैल जाने का। तो ये सब मिट्टी तत्व, मतलब तीसरा क्रिएशन हो गया, अग्नि शांत होकर मिट्टी तत्व बन गया। अब मिट्टी हो गया चारों तरफ। अभी इस मिट्टी को खुदाई करते हैं, अर्थ की अगर खुदाई करते हैं तो जगह जगह मेटल्स मिलते हैं, मेटल्स। अभी लोहा देखेंगे आप, जमीन खोद के निकलता है, दिस अ ब्राउन कलर मेटल। तो ये मेटल्स जहां पे मिलते हैं, तो पहाड़ वगैरह में ज्यादा करके मिलते हैं। तो फोर्थ एलिमेंट आ गया आपका, फिफ्थ एलिमेंट। एलिमेंट तो फोर है, लेकिन जो एनर्जी में उसको डिवाइड किया गया वो फिफ्थ आ जाता है, दैट्स इट, मेटल एलिमेंट। नाउ वुड क्रिएट फायर, एंड फायर का डिवीजन है, दो डिवीजन है, हीट एनर्जी एंड हॉटनेस एनर्जी, हम लोग बाद में समझ लेंगे। उसके बाद फायर से फायर इज क्रिएट अर्थ एलिमेंट, बस एस वगैरह जिस तरह हुआ। उसके बाद अर्थ एलिमेंट को अगर हम खुदाई करते हैं तो अंदर से मेटल्स निकलते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट आ गया मेटल एलिमेंट। एंड मेटल को जब मेल्ट करते हैं तो उसके अंदर से वाटर निकलता है, यानी लिक्विड हो जाता है वो। तो क्रिएट होता है नेक्स्ट एलिमेंट, द वाटर एलिमेंट। आ गया वाटर एलिमेंट। अब वाटर फिर धरती पे पड़ता है तो देन क्रिएट वुड। तो इस तरीके से ये सारा एलिमेंट एक दूसरे को पैदा करते हैं। लेकिन अभी पैदा तो कर रहे हैं, आग जला दिया, आग को से खाना बना सकते हैं, ठीक है, ठंडी लग रहा हाथ सेकने का काम आएगा। लेकिन वो आग एक्सेस हो गई, फायर एक्सेस हो गया, थोड़ा घर में कपड़ा पर्दे वर्दे पकड़ लिए, घर जलने लग जाएगा, तो क्या होगा, विनाश हो जाएगा, मीन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ये क्रिएशन डिस्ट्रॉय ना हो, उससे बचने के लिए एक एलिमेंट है, दिस द वाटर एलिमेंट। वाटर उसको कंट्रोल कर देगा, फायर कंट्रोल बाई वाटर। देन इसी तरीके से अर्थ एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट कंट्रोल होता है वुड एलिमेंट से। क्या मिट्टी को, अभी किधर आप देखेंगे मिट्टी रहेगा, जमीन पे पड़ा हुआ है, वो मिट्टी फैल के जाके नदी में हो जाती है, तो उसका रास्ता मोड़ देती है। तो जब कृत्रिम नदी बनाया गया, अपने लोगों ने जब बनाया, नहर बनाया, तो नहर के किनारे किनारे में पेड़ लगा दिया कि वो मिट्टी को पकड़ के रखेगा, उसको नहर में जाने नहीं देगा। ऐसा अभी आप एक दाना डाल दो मिट्टी में, तो वो उस जमीन को फाड़ के निकल के आता है। तो वुड एलिमेंट क्या करता है, कंट्रोल करता है अर्थ एलिमेंट को। इसी तरीके से मेटल जो है उसको फायर एलिमेंट डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी कंट्रोल करता है। तो वाटर है, वाटर जो है पानी ज्यादा हो गया, बाढ़ आने लग गया, तो उसको क्या है, मिट्टी, सैंड, ठीक है, मतलब मिट्टी का बांध बना के, सीमेंट का बांध बना के उसको रोकते हैं। अभी एक इधर बाढ़ आ गया तो क्या करते हैं, वो बोरी में मिट्टी भर भर के उसको उधर में लगा देते हैं, तो उससे वाटर को कंट्रोल करते हैं। इसी तरीके से वुड एलिमेंट एक्सेस हो गई तो उसको जो है मेटल से कंट्रोल करते हैं। तो इस तरीके से सब एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अभी आप लोग इसमें लिख लीजिए वुड एलिमेंट, इसमें लाइफ का सर्कल है, बचपन इसमें आता है। वुड एलिमेंट मतलब पहले क्या था, फर्स्ट क्रिएशन मैंने बताया वुड एलिमेंट। तो हम लोग जब बचपन में होते हैं, वो हमारे अंदर विंड की एनर्जी होती है। वुड एलिमेंट, एलिमेंट आप लोग लीजिए, वुड एलिमेंट, एनर्जी, विंड। लगातार चीजें लिखनी है आप लोगों को, फटाफट लिख लो, शॉर्ट में बता दे रहा हूं। वुड एलिमेंट, विंड एनर्जी, और ये है इसका मूवमेंट। विंड का पहचान आप कैसे करेंगे, विंड का पहचान होती है कि विंड जो है मूवमेंट करता है, मूवमेंट। इसकी जो एक, हम लोगों का भावनाओं में अगर देखे, इमोशंस जो होता है, इसका जो इमोशन है वो एंगर है, एंगर। तो आपने जो लिख लेना है इसके अंदर में, और लापरवाही। अब इसको लापरवाही समझ लीजिए,
अगर कोई इंसान लापरवाह है तो वो वुड एलिमेंट्स के अंदर में है, वो टिक के नहीं रहता। विंड क्या है, स्टेबल नहीं है। कोई भी चीज अनस्टेबल हो रही है तो वो एक्सेस ऑफ विंड के कारण हो रही है। बच्चे आप टिक के बैठते ही नहीं कहीं पे, वो भागते रहते इधर उधर। तो आपने क्या बताया, 0 to 12 ईयर ये बच्चों का ये ईयर माना गया है। वुड एलिमेंट, विंड एनर्जी, और विंड की पहचान है कि मूवमेंट करना, राइट। इसके बाद हमने इसमें बताया एंगर, इसका स्वाद का संबंध है, खट्टा इसका स्वाद होता है। इसी तरह हर एक चीज का सब बताया जाएगा। इसमें ऑर्गन जुड़े हुए हैं, वो सब भी आएंगे क्लास आप लोग करें, मतलब मेन क्लास चलेगी। तो अभी क्या है, अभी खट्टे से हमें आपको यहाँ बता देते हैं। खट्टे में लीवर, लीवर से जुड़ा हुआ है। वुड एलिमेंट के साथ में जो है हमारे मेन ऑर्गन्स जुड़े हुए हैं, लीवर है एंड गॉल ब्लैडर है। इसका स्वाद से संबंध होता है, तो स्वाद इसका जो है खट्टा है। सॉरी, अगर आप अत्यधिक खट्टा खाएंगे तो आपका लीवर जो है खराब हो जाएगा। खट्टे में क्या होता है, हर चीज को काटने की क्षमता होती है। अभी मीठा खाते हैं तो फैट बनता है, उसका आगे संबंध आता है पृथ्वी तत्व से, उसमें फैट होता है। तो फैट, अभी हमने यहाँ बताया कि अर्थ एलिमेंट को कंट्रोल कौन करता है, वुड एलिमेंट। तो अर्थ एलिमेंट में हमारा स्टमक आता है, उसका संबंध फैट से होता है, ठीक है, मीठे से होता है, उसका स्वाद मीठा है। मीठा ज्यादा खाएंगे तो शरीर मोटा होगा, बॉडी में फैट आती जाएगी। लेकिन उसको कंट्रोल कौन कर सकता है, दिस इज द खट्टा। मीठे को काटेगा कौन, खट्टा। श्योर। तो ये क्या करती है, अगर आप ज्यादा खट्टा खाते हैं तो वो लीवर को खराब कर देती है। अब मीठा ज्यादा खाएंगे तो आपका पेनक्रियाज, स्टमक, उसमें प्रॉब्लम आएगी, आपको फैट ज्यादा होता जाएगा, बॉडी में फैट ज्यादा जुड़ता जाएगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, मूवमेंट करना। अभी हमने बोला विंड, वुड एलिमेंट, मूवमेंट कीजिए। सर नवीन चंद्रन को म्यूट करने को बोलिए, लेकिन आवाज तो आ नहीं रही भाई, उनका म्यूट कर देते हैं, ठीक है। ओके। तो अभी मान लो बॉडी में फैट बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, तो डॉक्टर क्या बोलेगा, या फिर उस फैट को कैसे हम लोग कंट्रोल करेंगे, मूवमेंट करके। दिस इज द मूवमेंट बहुत ज्यादा, यानी कि हम रन करें। जब रन करेंगे, दौड़ेंगे, तो क्या होगा, उससे फैट जो रिड्यूस होगी। कैसे रिड्यूस हो रही है, दिस इज द, हम विंड को जनरेट कर रहे हैं, एक्सेस ऑफ वुड एलिमेंट को हाई कर रहे हैं, तो वो जाके जो एक्सेस, वो अर्थ एलिमेंट एक्सेस हो रहा है, यानी कि फैट बढ़ रहा है। फैट बढ़ना मतलब अर्थ एलिमेंट एक्सेस होना, यानी कब होता है, जब आप मिट्टी की तरफ पसर जाते हो, फैल जाते हो, यानी कि आप बैठे रहते हो, सोए रहते हो, हिलते डुलते नहीं हो, और खाना खाया, पेट में गया, वो क्या होता है, फैट बढ़ाता है। मूवमेंट आपने किया नहीं, लेकिन अभी मूवमेंट आप करने लगेंगे तो फिर वो फैट कंट्रोल होने लगेगा। इस तरीके से जो हमने बताया अभी आपको कि मिट्टी तत्व को वुड एलिमेंट कंट्रोल करता है। जैसे कि एक दाना अगर आप उसमें जमीन में डाल देते हो तो वो फाड़ के पौधे के रूप में बाहर निकल आता है, यानी वुड एलिमेंट जमीन को फाड़ देती है। तो इसी तरीके से जो मोटापे को, जब हम लोग ज्यादा विंड का मतलब फिजिकल एक्टिविटी या मूवमेंट करते हैं तो वो उसको कंट्रोल कर देता है, राइट। तो अभी हमने लिखा दिया आपको, अब नेक्स्ट लिखाते हैं। अब हम इसमें नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग लेते हैं हीट एनर्जी। फायर एलिमेंट में दो रूप है, हीट एनर्जी लिख लीजिए। हीट एनर्जी, हीट एनर्जी एंड इसका जो टाइम पीरियड है, एलिमेंट फायर, एलिमेंट है फायर, एनर्जी है हीट एनर्जी, एंड इसका टाइम पीरियड 12 to 24 ईयर, 12 to 24 ईयर। और इसकी जो एक्टिविटी है वो उछलने वाली है,
फायर कैसे उछल रही थी, है एक्टिव, मतलब कहीं भी गर्मी अगर मान लीजिए इंजन में आपने आग को बढ़ाया तो तेजी से काम करेगी, तो बॉडी में कोई भी काम तेजी से करने के लिए दिस इज द हीट एनर्जी। मतलब ये जो है हमारा, उसमें ब्लड का सर्कुलेशन बहुत तेजी से होगा हार्ट का, तो वो वर्किंग काफी अच्छी हो जाएगी। तो इसका संबंध हीट एनर्जी का हार्ट वगैरह से आता है, वो सब क्लास आप लोग समझेंगे। अभी जो मैंने बताया, सॉरी क्या बताया, हाँ, इसमें इंजॉयमेंट लिखिए, एक्टिविटी एंड इंजॉयमेंट। जो इसके सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स है कि फायर ऊपर की तरफ उछलती है, तो ये एक्टिविटी दिखाता है, एक्शन दिखाता है, बहुत तेजी से काम करने वाला, तेजी से काम करने वाला, फायर की तरह एकदम से फटाफट बहुत तेजी से चलता है। एंड हमने बताया इंजॉयमेंट, इसका जो हमारे से भावनाएं जो है वो इंजॉय करने की है, खेल कूद, यानी कि हर चीज, लव, लव भी इसी के साथ कनेक्टेड है, इसके इमोशंस जो है इंजॉयमेंट का। इसके बाद नेक्स्ट आता है हॉटनेस एनर्जी। हीट जो है ट्रांसफर हो गई हॉटनेस एनर्जी में, जब वो धधकता कोयला बन जाती है, परिपक्व। फायर तो है लेकिन बवाल नहीं मचा रहा, उछाल नहीं मार रहा है, एक जगह शांत होकर पड़ा हुआ है, लेकिन अभी उसमें कुछ भी डालोगे तो वो खत्म कर देगा। दैट्स इट, हॉटनेस एनर्जी। और उसका टाइम पीरियड आ जाता है 24 to 36, 24 to 36। ये मैच्योरिटी, इसमें जो आप सिम्टम्स में डालेंगे, मैच्योरिटी, हैप्पीनेस, मैच्योर होते हैं, क्योंकि अभी तक क्या था, लड़कपन थी, अभी शादी ब्याह का टाइम आ गया, मैच्योर हो जाते हैं तो उनकी शादी वादी कर दी जाती है। अब वो है कि अगली पीढ़ी को लाने का, हमारे जो जेनेटल ऑर्गन्स होते हैं उनका संबंध यहाँ से होता है, बॉडी में हार्मोन्स को यही एनर्जी देखती है, हॉटनेस एनर्जी का संबंध हमारे जो नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है, और हमारे जो है हार्मोनल सिस्टम उनसे कनेक्टेड है। तो इसमें हमने बताया कि मैच्योरिटी है और हैप्पीनेस है। नेक्स्ट है, लिख लीजिए आप लोग, अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट इसका जो टाइम पीरियड है, अर्थ का काम है, इसके सिम्टम्स जो अगर आप देखेंगे तो अर्थ क्या है, फैलने का, एक्सटेंशन। कोई भी चीज एक्सटेंशन हो रही है, फैल रही है, हमारी बॉडी जो फैलती है वो इसी पीरियड में फैलती है, एक्सटेंशन। अर्थ का जो मेन लक्षण क्या है, मिट्टी आप कहीं भी डाल दीजिए, मिट्टी गिर के फैल जाती है, तो एक्सटेंशन करती है। इसका टाइम पीरियड है 36 to 48, 36 to 48। इसका टेस्ट है स्वीट, और जो इसके इमोशंस में आ जाता है वो आता है थिंकिंग। थिंकिंग, ये बहुत सोच समझदार, इस वक्त इंसान काफी ज्यादा समझदार हो चुका होता है इस एज पे आके। तो मिट्टी तत्व शांत स्वभाव होता है, और जो है हर चीज में विचार, क्योंकि देखिए आप जब शांत हो गए, एक जगह स्थिर होंगे, तो आपके विचार जो है स्थिर होंगे और हर कुछ अच्छे समझ पाएंगे। तो यहाँ पे हो गया, जो ये समझदार होते हैं, आप लिख लीजिए मिट्टी तत्वों में आ गया, इसका जो भावनाएं हैं। इसके बाद नेक्स्ट चला जाता है, वो आता है आपका मेटल एलिमेंट। मेटल क्या होता है कि स्टेबल होती है, देन कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ती भी है, इसकी एनर्जी ड्राइनेस है, मेटल एलिमेंट है, और एनर्जी ड्राइनेस, मेटल एलिमेंट, एनर्जी ड्राइनेस। मेटल क्या होता है, शुष्क होता है एकदम, लाइक इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करने वाला। इसका इमोशंस में है सैडनेस, टाइम पीरियड
टाइम पीरियड है 48 टू 60, 48 टू 60। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्शन, इसका जो सिम्टम्स है, ड्राई होता है, ड्राइनेस, तो ड्राइनेस जहां होगी तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये लिख लिया आपने। देन इसके बाद हम लोग चले जाते हैं, बॉडी 60 प्लस हो जाती है, वो होता है अर्थ, सॉरी, वाटर एलिमेंट, कोल्डनेस एनर्जी, वाटर, इसका एलिमेंट लिखिए, वाटर एलिमेंट, कोल्डनेस एनर्जी। और जो टाइम इसका आ गया 60 टू एंड ऑफ लाइफ, कोल्डनेस एनर्जी। तो वाटर एलिमेंट का सिस्टम क्या है, ठंडा, कोल्डनेस और हार्डनेस, लिख लिया, कोल्डनेस एंड हार्डनेस। कोई चीज ठंडी हो जाती है तो वो, सर्दियों में देखोगे आप, कोई भी चीज होगी वो हार्ड हो जाती है। हम घर के, हमारे घर में पाइप रहता है पानी का, तो नॉर्मली गर्मी में एकदम सॉफ्ट रहती है, लेकिन वो सर्दी के टाइम पे एकदम हार्ड हो जाती है। तो कोल्डनेस एनर्जी में हर एक चीज हार्ड हो जाती है। अब इसका जो इमोशन है, फियर है, कोल्डनेस एनर्जी का फियर, उसके पहले मेटल का सैडनेस, और उसके पहले जो एनर्जी थी वो आपको समझदारी वाली एनर्जी, यानी कि इंसान विचारशील हो जाता है, ठीक है, और उसके पहले मैच्योर होता है, और उसके पहले एक्शन में था, और उसके पहले एंगर। तो 0 से 12 साल एंगर, इसके बाद जो है आपका 12 से 24 जो है, 12 to 24 द एक्शन, और जो है इंजॉयमेंट, लव। इसके बाद क्योंकि इसमें हार्ट भी कनेक्टेड है इसलिए लव। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हॉटनेस एनर्जी, जिसका संबंध हमारे जेनेटल ऑर्गन्स और हार्मोन से है। तो वहां पे क्या है कि मैच्योरिटी आ जाती है। इसके बाद मैच्योरिटी से आगे बढ़ के समझदारी आ जाती है, समझदार हो जाता है पूरी तरीके से, हर चीज समझ जाता है इंसान, एक्सटेंशन करता है, एक्सपेंशन करता है। द मिट्टी तत्व में 36 to 48, अपने पूरी लाइफ में जितना ग्रो करना होता है इंसान एज ए फाइनेंशियल, इसी एज में होता है, मिट्टी तत्व के दरमियान। अपनी लाइफ में जो कुछ वो अचीव करता है, ज्यादा से ज्यादा जो चीज पाता है, वो एक्सपेंड करता है, वो इसी एज के अंदर में, 36 to 48। आफ्टर 48, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अभी तक क्या एक्सप्लेन हो रहा था, मिट्टी फैल रही थी, इसके बाद आ गया मेटल एलिमेंट, वो क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, अंदर की तरफ आ रही है। तो इसके बाद रिंकल्स वगैरह आने लग जाते हैं बॉडी स्किन के ऊपर में। अभी क्या फैल गया, एक्सपेंशन हो गया, तो फैट बढ़ गया। अब इसके बाद आफ्टर 50 जो बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो जिसके कारण बॉडी में रिंकल्स की स्टार्ट होने लग जाती है। और हमारे सेल की बात करें तो अब यहाँ से बॉडी में जो सेल बन रहे थे अभी तक, उनमें सेल की बनने का परसेंटेज, मान लो एक सेल मरता था तो दो पैदा होते थे, अब क्या होगा, तीन मरेंगे तो दो पैदा होंगे, यानी अब डाउनवर्ड में जाएगा बॉडी का। यहाँ से बॉडी डाउनवर्ड जाने लग जाती है आफ्टर 40 प्लस होने के बाद, 45 के बाद बॉडी डाउनवर्ड में, यानी 48 के बाद डाउनवर्ड में जाने स्टार्ट हो जाती है। तो अभी हमने बता दिया, सभी का इमोशन बता दिया। अभी समझते हैं, बच्चे जो होते हैं, देखेंगे जितना बड़ा छोटा बच्चा उतना ज्यादा उसके अंदर में विंड रहती है। आप बोले कि 2-3 महीने का बच्चा है, वो कैसे विंड करेगा, कहाँ जाएगा, कहाँ भागेगा। भाई वो सबसे ज्यादा भागता है, वो बेड पे पड़े पड़े अपना हाथ पैर पूरा हिलाता रहता है जोर जोर से, और तेजी से ग्रो करता है, बढ़ता है। 7-8 साल के आपके बच्चे हो गए, अब कहीं भी जाएंगे, किसी भी इवेंट में जाएंगे, वहां पर आप अपने फ्रेंड्स से, अदर्स से बात करेंगे, लेकिन बच्चे जो है पूरा उस इलाके का जितना भी भूगोल नक्शा है ना, वो सारा एक कर देंगे।
किसी घर पे गए तो उस घर में जितने जहां कुछ भी है सब जगह पूरा एरिया 1000 गज का भी प्लॉट है तो उनमें से कहीं बचेगा नहीं। 500 गज का है, 700 गज का कहीं भी है, वो पूरा घूम डालेंगे और आप कहीं जाके सुबह में बैठ गए आराम से और बातें कर रहे हैं। तो बच्चे क्या है, हवा के रूप है, विंड। एंगर, इनका इमोशन एंगर, ये गुस्सा होते हैं, हर चीज पटक देते हैं, इन्हें नहीं देखते कि भाई अभी ये मोबाइल है या सिर्फ एक छोटा सा खिलौना है। उन्हें गुस्सा आएगा वो फेंक देंगे, तोड़ देंगे। तो कैसे कर देंगे, लाइक इसको आजमाना हो तो आप अपने घर में ही दे दीजिए। 2 बच्चे हो, एक को बहुत अच्छा चीज ला दिया, दूसरे को खराब चीज ला दीजिए, मतलब हल्के रेट का ला दीजिए, मतलब उसको जो पसंद नहीं है वो दे दीजिए। अब उसे पसंद नहीं है, मतलब उससे चीप लग रहा है, तो वो क्या करेगा, बिना सोचे समझे उठाकर पटक देगा। नादानी, कहीं टिक कर नहीं बैठते, उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या होती है लाइफ में, कैसे स्टे किया जाता है, आदि चीजें। तो विंड एनर्जी। और बच्चे हमेशा दुबले पतले आपको मिलेंगे और बढ़ते हुए मिलेंगे। जो बच्चा फैट हो रहा है तो मूवमेंट नहीं कर रहा है, खेल कूद नहीं कर रहा है इसके कारण। और लोग अभी क्या करते हैं कि बच्चों को शुरू से ही, मेरा बच्चा पढ़ने में स्ट्रांग हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, इसलिए पहले से डालते हैं प्ले स्कूल आदि चीजों में। अरे भाई, प्ले तो चलो चल जाता है, ठीक है, वो बच्चे खेल कूद रहे हैं, जीवन का जो आनंद है उससे लेने दिया जाए, वो तो अपने टाइम पे आके सब कुछ सीख ही जाएगा। तो बच्चे जो होते हैं विंड का रूप होते हैं, और ये दुबले पतले होते हैं, बढ़ते रहते हैं। लेकिन जो बच्चा मोटा है तो मान लीजिए कि उसमें पृथ्वी तत्व शुरू से बढ़ा हुआ है। अब आगे आ जाता है उछाल वाली एनर्जी, जो कहीं कोई सोच ही नहीं रखते, मतलब हमेशा खुश रहते हैं। जवान जो होते हैं 12 साल के बाद, उनमें एक्टिविटी क्षमता बहुत ज्यादा होती है, बहुत भाग दौड़ करने वाले हो सकते हैं, क्योंकि उसमें इधर विंड का प्रभाव रहता है और प्लस उसमें अग्नि और मिल गई, वो और ज्यादा तेजी से उछाल मारते हैं। तो आफ्टर 12 या 13 जो ग्रो का था प्रोसेस, उससे बड़ी तेजी से 14 साल के बाद वो एकदम से ही उछाल मारते हैं, ग्रो बड़ी तेजी से करते हैं, क्योंकि वहां पर विंड और फायर दोनों मिल जाते हैं। तो फायर को अगर हवा मिल गई तो कितना तेजी से भड़केगा, लाइक उसी तरीके से वहां पे ग्रो करते हैं। और एक वक्त होता है नादानी करने का। अभी हीट एनर्जी का संबंध ब्लड से है, हीट एनर्जी का संबंध ब्लड से है, लब से है। अभी क्या होता है कि जैसे हमारी बॉडी हीट एनर्जी में इंटर करती है तो बॉडी में कई चेंजेस आ जाती हैं। ये हमारे सीने पे वो फूल जाता है, दैट महिलाओं के अंदर में, फीमेल्स में पीरियड स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से शरीर में ब्लड हाई मात्रा में बनने लग जाता है। तो यहाँ बॉडी इंटर करती है हमारी इस एलिमेंट के अंदर में, फायर एलिमेंट के अंदर में। तो इसमें लब की एनर्जी है, ये एक विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण पैदा होता है इस एनर्जी के दरमियान में। और इनका जो है इंजॉयमेंट, इन्हें दुनियादारी से मतलब नहीं, इंजॉयमेंट में रहते हैं अभी, और एक्शन में रहते हैं, मतलब काम करने की क्षमता इनमें बहुत ज्यादा होती है। हाँ, तो फादर ने बोला, मतलब बेटे को खेलने जाना है, लेकिन फादर ने बोला कि कुछ काम कर दे। अब घर का काम भी करना है, माँ ने बोला वो काम कर दे, तो उसके पास टाइम कम है, लेकिन क्या करेगा, उसके अंदर में एक्टिविटी क्षमता बहुत ज्यादा है, तो खेलने तो जाना ही जाना है, लेकिन बीच में जो काम दे दिया गया उसको भी बड़ी तेजी से कर देगा, उस काम को तेजी से करके अब खाना अपना खेलने के लिए टाइम निकाल लेगा। तो ये इस एनर्जी का जोश होता है जो उसको एक करार देती है। ठीक है, इसमें इंजॉयमेंट होती है। अब मान लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं हम लोग, ये जो अभी मैं मतलब उछाल वाली एनर्जी है, इसमें सोच समझ उतनी नहीं है, इसके बाद की सोच समझ वाली एनर्जी आ जाती है जब 24 क्रॉस करते हो तो समझदारी आ जाती है।
लेकिन फायर एलिमेंट दोनों ही है, ये हीट एनर्जी उधर हॉटनेस एनर्जी है। तो हीट एनर्जी में क्या होता है कि ये जो भी कोई काम करते बिना सोचे समझे करते हैं, बस काम कर देंगे, अब उसका क्या परिणाम होगा उससे इनसे लेना देना नहीं है। अब वैसे में इनके क्या होता है कि मान लो किसी से लड़ाई झगड़े हो जाती है, यंग बच्चों में होता है, आप देखे होंगे, वो पूरा इनका जो गैंग होता है, ग्रुप दोस्त जितने होते हैं, सब गैंग बना के अपना चल जाते हैं दूसरे मोहल्ले में, या दूसरे से लड़ाई भी करने चले जाएंगे बिना सोचे समझे। और वहां जाएंगे, हो सकता है कि पिटपिटा के आ जाए, क्या पता कि इनका जो दोस्त था वही कुछ गलत कर रहा होगा, वहां किसी लड़की को छेड़ रहा होगा, जिसके कारण वहां के लोगों ने उसे मारा था। अब ये सब भी गए तो वहां पे पूरी पब्लिक इकट्ठा होकर इनको ही मार दी, क्योंकि भाई गलत लोग हैं ये। तो ये पिटपिटा के आ जाते हैं, अपना नुकसान उठा लेते हैं इस तरीके से। लेकिन यही कंडीशन अगर हो जाए आफ्टर 10 ईयर्स 12 ईयर के बाद, यानी उस टाइम पे तो 16 साल की उम्र में ये कंडीशन हुआ था, अब उम्र इनकी हो गई मान लीजिए 36 साल, सॉरी 26 साल, या 28 27, मैरिड का एज हो चुका है, ये हॉटनेस एनर्जी में आ गए हैं। इस दरमियान में भी ऐसा ही कोई घटना घटता उन्हीं यार लड़कों के साथ, दोस्तों के साथ, तो क्या अभी ये लोग जाएंगे लड़ाई करने के लिए? इस समय इनके अंदर में मैच्योरिटी आ चुकी होती है। फिर ये पता लगाते हैं कि असली प्रॉब्लम क्या है, गलती किसकी है। यहाँ समझदारी आ जाती है, गलती ढूंढते हैं। अगर वाकई में हमारा फ्रेंड जो है इसके विक्टिम, मतलब इसके साथ जबरदस्ती हुई है, इसका कोई गुनाह नहीं है, तो साथ देंगे सभी लोग मिलकर। लेकिन अगर इसी ने गलती किया होगा तो इसी को दो चार बातें सुनाएंगे। यहाँ समझदारी आ जाती है। अगर मान लीजिए यही घटना और 10 15 साल के बाद होती है, यानी कि 40 साल की एज पे, सभी लोग 40 साल के एवरेज में आ चुके हैं, कोई 38 है, कोई 40 है, कोई 45 है, समथिंग इस तरह के एज का। इस दरमियान में कोई घटना हो जाती इस तरह की, लड़ाई झगड़े पे आ जाती है, तो अब क्या होगा? बातचीत, समझदारी, समझदारी से हर काम का निपटारा, हर समस्या का समाधान समझदारी के साथ। तो अब वो बात नहीं रहेगी, लड़ाई झगड़े वाली बात तो अब होगी नहीं। अब जो भी होगा बात का, अगर गलती हो गई है तो उसका निपटारा आपस में समझदारी के साथ निगोशिएट करके होगा। यहाँ पर इसको बताया जाता है कि पैसे से जोड़ने वाली बात भी एक बार आती है। इन तत्वों को पैसे से जोड़कर देखते हैं कि 1 1 लाख रुपया सभी को दे देते हैं, हर तत्व वाले को, और वो लोग उसका क्या उपयोग करते हैं। राजू भैया बीसी के लिए बोले थे क्या? हाँ जी सर। पैसे के लिए। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग विषय आ जाता है कि भाई 1 1 लाख रुपया इन्हीं तत्वों को दिया गया, वो अपने तत्वों के हिसाब से उसका क्या काम करेंगे। बच्चे को आप 1 लाख रुपया दे दीजिए, वो क्या करेगा? वो बिना सोचे समझे जहां तहां उसको खर्च करेगा, उसको जो पसंद है, टॉफी खरीदेगा, खिलौने खरीदेगा, उसका इन्वेस्टमेंट वो कोई मायने नहीं था उसको, चाहे आप 10 रुपए दे रहे हो कि 1 लाख दे रहे हो, बिना सोचे समझे उसका वो इन्वेस्ट कर देगा और सब कुछ बराबर कर देगा उसके लिए। चाहे आप 100 रुपया हो या चाहे लाख रुपया हो, सब बराबर है, जो चीज मिल रही है वो लेता जाएगा। एक ही खिलौने को चार चार बार खरीद सकता है। यह बचपना, विंड एनर्जी, भाग दौड़, ठीक है, इधर उधर। इसके बाद वही पैसा अगर वो उम्र 12 साल 14 साल 15 साल 18 साल की एज में आ जाती है, 18 साल में, 18 साल में बंदे को मिल गया, उस पैसे को क्या करेगा वो? अब उस पैसे का उपयोग दोस्तों के साथ ट्रीट पार्टी, या गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड के साथ में ट्रीट पार्टी, सिनेमा पिक्चर इंजॉयमेंट, मतलब जॉय, बियर वगैरह खोल के ये सब चलेगा। यानी कि जो भी पैसा मिला है उसका बिना सोचे समझे अपनी ही मौज मस्ती में, या अपनी ही नहीं, अपने यार दोस्तों की सबकी साथ इंजॉयमेंट में लगा देगा।
ठीक है, गर्लफ्रेंड के साथ में, अपने दोस्त यारों के साथ में उसको उस पैसे का उपयोग करेगा। लेकिन अभी वही पैसा आ गया 26, 27 साल, 28 साल, जहां मैरिड हो गई, वहां पर पत्नी है, अब उसको मिल गया पैसा, उसका क्या करेगा? तो उस पैसे का जो उपयोग है समझदारी के साथ इस्तेमाल करेगा, लेकिन कहाँ करेगा? शरीर में जोश है, आदि चीजें हैं। और इसकी एनर्जी क्या बता रही थी? मैच्योरिटी के साथ हैप्पीनेस। तो अपनी हैप्पीनेस पे, अपनी खुशहाली के लिए खुश कहाँ होगा? इंजॉयमेंट करके। तो पत्नी के साथ टूर पे निकल जाएगा, हनीमून होगा, लाइक आपका पिक्चर्स देखे जाएंगे, सिनेमा हॉल्स होंगे, और पत्नी को खुश करने के लिए जो गिफ्ट्स वगैरह दिए जाएंगे। अभी क्या, उसके पहले क्या था कि गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दे रहा था, जो अपनी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। यार दोस्तों को भी दे रहा था, उस पैसे का वो बेवजह इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन अभी पैसे का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन सोच समझ कर हो रहा है। ये भी जो है इस्तेमाल हो रहा है, यानी पैसे खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन उसका इंजॉयमेंट में और अपने अपने ऊपर इंजॉयमेंट हो रहा है। पहले क्या था? बिना सोचे समझे सबका इंजॉयमेंट हो रहा था। ठीक है जी, पत्नी अगर मांगती है, पायल मांगती है, तो वो अंगूठी लाकर देने को तैयार, खुश हो जाएगी, ऐसा। लेकिन अभी एज 36 क्रॉस कर जा रही है, शादी ब्याह हुए काफी टाइम हो गया। अब पत्नी बोल रही है कि भाई मेरे लिए साड़ी ला दो, और जो भी है ला दो। तो लाएगा क्या? अब एनर्जी क्या बोल रही है यहाँ पर? एक्सटेंशन करने की। तो बोला कि 1 लाख को मैं कहीं इन्वेस्ट करूंगा तो मेरा वो 4 लाख बनेगा, अभी इस पे खर्च करूंगा तो वेस्ट चला जाएगा। अभी बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी जिम्मेवारी है, उनके लिए पूरा अपना जो है हमको, ये जो मेरे पास धन है, ये पैसा है, इसको मैं अपने बिजनेस में लगाऊंगा, एंड इसको किस तरह से एक्सपेंड करूंगा, ग्रो करूंगा, 1 का 4 बनाऊंगा। वो उस पैसे को इन्वेस्ट करेगा और उससे ज्यादा बनाने का प्रयास करेगा। ऐसा होता है नहीं? चलिए ठीक है, कोई जवाब मत दीजिए। देन उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट एनर्जी आती है, कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी आती है। 48 जब क्रॉस कर जाती है, अभी तक तो ये क्या था, एक्सपेंस करती रही कि भाई जितना भी पैसा आ रहा है, 1 का 4, 4 का 8, ऐसा बना रहे हैं, बनाते जा रहे हैं। अब इधर क्या होगा, बच्चे बड़े होने लग जाते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई अब कंप्लीट होने वाली है, हम चले गए जो है 50 क्रॉस कर रहे हैं, हम 50 क्रॉस कर रहे हैं, तो लड़का भी 20-22 साल का हो रहा है। हम 55-58 पे जा रहे हैं, तो बच्चे की शादी की एज हो गई। अभी क्या है कि कोशिश क्या है कि बच्चे की शादी हो गई, हम चले गए डायनेस एनर्जी में, जो 48 से 60 वाली एनर्जी है, और बच्चे की शादी हो गई। यहाँ पे नई बहू आ रही है, जो उस समय क्या था, लव एनर्जी। मैंने बताया कि फायर एलिमेंट इज द लव एनर्जी। और अभी कौन सी एनर्जी आ गई? हम लोग ड्राइनेस एनर्जी में आ गए हैं, जहाँ पे सैडनेस एनर्जी है। ये सैडनेस लिखा था हमने, तो वहां पे इंजॉयमेंट, हैप्पीनेस, और यहाँ पे सैडनेस। जबकि हमने एलिमेंट में बताया था दुश्मन, दुश्मन एनर्जी है दोनों आपस में, जो है उसको वो कंट्रोल करती है। मेटल को फायर कंट्रोल करती है, तो ये दोनों आपस में दुश्मन है। अब दुश्मन एनर्जी का सामना हो रहा आपस में, तो वहां पर जो है नई बहू और यहाँ पर है सास, इन दोनों का आपस में ये टकराव होता है। और बेटे और बाप में भी इस तरीके की बात आती है कि अभी तक जो पहले हम थे,
मेरी ये सोच थी कि भाई पैसे कमाऊं और बेटे के लिए इकट्ठा करूं, उसको बिजनेस कराऊं, आदि चीजें। अभी बेटा बिजनेस में तो नहीं आया, शादी वादी हो गई है। अब इसके बाद वो कहते हैं कि तू भाई कहीं पर जॉब वगैरह करो, कुछ सीख पढ़ लो, ताकि आगे चल के फैक्ट्री में काम करने में आएगा। तो यहाँ पर जो है उसको कहीं ना कहीं जॉब पे लगवा देते हैं। बच्चा जॉब पे लग गया और वहां जाके सीख रहा है। उसने 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल काम किया। 10 साल काम करने के बाद वो पहुंच जाता है फिर उस वाली एनर्जी में जहां पे विस्तार होता है, एक्सटेंशन होता है, मिट्टी तत्व वाली एनर्जी, अर्थ एलिमेंट में एक्सपेंस होने वाली। अभी इतने दिन वो फैक्ट्री में काम करके सीख गया कि भाई किधर में बिजनेस होता है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है। अब उसका जो मन अंदर से क्या बोलता है कि भाई एक्सपेंड करने के लिए उछल रहा है कि अब तो मैं सब कुछ जान गया हूँ, किधर में क्या हो रहा है। अभी मालिक लोग जो कमा रहे हैं उतना मैं भी कमाऊं, फैक्ट्री लगा लेता हूँ, मैं खुद बिजनेस खोल लेता हूँ। तो उसके अंदर में ये इच्छा पैदा होती है। अब ये तो चला है अर्थ एलिमेंट में, फादर कहाँ पहुंच गए? फादर पहुंच गए आपके वाटर एलिमेंट में, जहां की एनर्जी क्या है? फियर, डर। पैसे कहाँ है? पापा जी के बैंक अकाउंट में, उन्होंने इकट्ठा किया था बच्चे को बिजनेस देने के लिए। अभी पापा जी के अकाउंट में है अच्छा खासा पैसा। अब बेटा जॉब कर करके परेशान हो गया, बोल रहा है कि नहीं अब तो मैं फैक्ट्री खोलूंगा। तो फैक्ट्री खोलने के लिए अमाउंट चाहिए, पापा के पास आता है, बोलता है कि भाई पापा जो है अब इस तरह से यहाँ पे सप्लाई यहाँ से लेते हैं, यहाँ पे इस तरह से होता है, यहाँ से माल खरीद कर आता है, वहां बिकता है, सब कुछ जानकारी हो गई है। अब मैं भी चाहता हूँ कि अपना प्रोडक्शन हाउस लगा लूँ। तो उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है, तो आप हेल्प करो। तो पापा जी हेल्प करेंगे क्या? पापा जी 60+ हो चुके हैं। अरे कोई थोड़ा सा बताओ यार, गाइड करो इसमें। पापा जी का पैसे पड़े हुए हैं, पापा जी बुजुर्ग हो चुके हैं। अभी ये बेटा जो है 35 क्रॉस कर गया है, ये भी अपना फैक्ट्री लगाना चाहता है। 40 साल का हो गया, अच्छा खासा 10 साल का एक्सपीरियंस है इसके पास। तो क्या पापा जी इसको देंगे फैक्ट्री के लिए पैसा? इनके अंदर में डर आ जाएगा, ये कहेंगे कि फैक्ट्री लगाएंगे तो लॉस हो सकता है। उनके दिमाग में लॉस पहले आएगी, जबकि इस एज में इनको ये लगता था कि हम एक लगाएंगे तो 4 आ जाएगा, और आता भी था। लेकिन जब वो फियर एलिमेंट बॉडी में इंटर कर जाती है तो वहां पर डर पहले आता है कि लॉस पहले दिखती है, बेनिफिट बाद में दिखता है। जबकि ये वाली एज थी, यहां पर बेनिफिट पहले दिखता था, लॉस तो दिखता ही नहीं था। तो ये वाली बात है। अभी जैसे कि उदाहरण के लिए प्रैक्टिकल अब इसको समझो, यहाँ पे कितने भी लोग होंगे अपना एज क्रॉस किए होंगे, बाइक लगभग सभी ने चलाया होगा। 18 साल 20 साल की एज में आप लोग बाइक चलाते थे, या 18 साल से लेके 30 साल या 16 साल 15 साल, जब भी आपने चलाया हो बाइक, आपने सीख लिया, और उसके साल 1.5 साल के बाद से आपकी बाइक की स्पीड कितनी हुआ करती थी। और अगर आपने अभी 50 क्रॉस कर लिया है तो आपके बाइक की स्पीड क्या है, और अगर आपने 60 क्रॉस कर लिया है तब आपके गाड़ी की स्पीड क्या रहेगी। 18 साल वाले 80 से नीचे चलते नहीं, 80 से नीचे उनका मतलब मीटर भागता ही नहीं, एक्सीडेंट का कोई खतरा नहीं, कुछ भी नहीं, चलते रहेंगे, कोई टेंशन नहीं। और जब 60 क्रॉस कर जाएगी, 40 से ऊपर गाड़ी जाएगी नहीं। इंसान तो वही है, फर्क क्या हो गया? कहीं आंखों से नहीं, दिन के अंदर में आंख से सबको दिखाई देता है।
लेकिन अंदर क्या एक डर बैठ गई है, वो उससे जाने नहीं देगा कि एक्सीडेंट हो सकता है, अंदर बैठ गया है। तो ये एलिमेंट अपना खेल खेलती है। पॉसिबल है या नहीं? तो ये देखिए, हमने तो जस्ट बताया कि 5 एलिमेंट का संबंध इस तरीके से होता है, हमारे मनोभाव से होता है। और जो मेन क्लास चलेगी उसका क्या रोल रहेगा, आदि चीजें हम लोग उस क्लास में समझेंगे एक एक करके। इसमें बहुत चीज समझाई जाएंगी। हमारा जैसे कि हमने भी उदाहरण शुरू में ही बता दिया कि मान लो फैट बॉडी में जम रहा है, तो कैसे हम उसको इससे कंट्रोल कर रहे हैं, हमारे इमोशंस का संबंध, और हमारे जो ऑर्गन्स है बॉडी के कैसे किस तत्वों में आएंगे, वो सबकी जानकारी, और उनका जो पाथवे है उसके थ्रू हम कैसे पहचान पाएंगे कि कौन सा ऑर्गन इफेक्टेड है, आदि चीजें हम लोग वो क्लास के अंदर में जो 30 तारीख के बाद स्टार्ट होगी उसमें सीखेंगे। फर्स्ट 5 डेज उसके अंदर में हम लोग कुछ भी नहीं। अभी देखिए, हर एक ऑर्गन जो इतने भी है ना, इसमें देखिए आप लोग कि ये यहाँ देखिए, ये लाइंस बनी हुई है, तो हर एक उंगलियों से ये जो लाइन चल रही है, हमारी जितनी भी उंगलियां हैं, ये भी उंगलियां हैं, देखो हमारी जो फिंगर्स हैं, फिंगर इधर है, ये चाहिए इधर है, ये देखिए फिंगर्स पे जो है ना स्टार्टिंग ले रहा है, तो हर एक फिंगर से ऐसे ही स्टार्ट हो रही है, हर एक फिंगर से स्टार्ट होती है। तो इन्हीं फिंगर को स्ट्रेच करके हम लोग पता लगा लेंगे कि बॉडी में कौन सा ऑर्गन इफेक्टेड है प्रॉब्लम्स के अंदर में। तो इतने डेप्थ नॉलेज इसके अंदर दी जाएगी, तो वो हर एक किसी के लिए, आप कोई भी पैथी में इलाज कर रहे हो, आपको समझने में बेनिफिशियल हो जाएगा। ऐसा होता है कि हम दवा दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सिर्फ सिम्टम में खांसी है छोटी सी, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही है। तो हम जब यहाँ डीप में जाके देखेंगे मैं असल में प्रॉब्लम कहाँ पर है, वहां से ट्रीटमेंट देंगे तो निश्चित तौर पे ठीक हो जाएगी। तो इतनी डेप्थ नॉलेज इसमें मिलने वाली है। और एनर्जी फ्लो थेरेपी, मैंने बोला कि जो एक्यूपंक्चरिस्ट हैं, ऑरिकुलोथेरेपिस्ट हैं, और आपके एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हैं, जो इन चीजों को जानते हैं, वो भी इसको नहीं जानते। मैं सीधे बोल रहा हूँ, वो भी इस चीज को अच्छे तरीके से नहीं जानते, चाहे वो कितने लंबे समय से ट्रीटमेंट क्यों ना कर रहे हो। 90% लोग जो है अच्छे तरीके से नहीं जानते बार मैग्नेट का सिस्टम है। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, 90% नहीं कहूंगा मैं, लेकिन 40 से 50% लोग नहीं जानते। मेरिडियंस को तो सभी एक्यूपंक्चरिस्ट लोग जानते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, उसका इलाज अंगुलियों पे सिर्फ, वो 90% लोग नहीं जानते। एनर्जी फ्लो थेरेपी को 90% लोग नहीं जानते। मेरिडियंस को भी जो लोग जानने वाले हैं, उतने भी वो लोग भी उतने विस्तार पूर्वक नहीं जानते जितना इस सब्जेक्ट में या इस कोर्स में बताया जाएगा। जनरली ये कोर्स लगभग 18-19 हजार के आसपास का है। सेकंड लेवल बोला जाता है सुजोग की तरफ से। मैं तो यहाँ पर लोगों को इसका टेस्ट करवा रहा हूँ, और फिर उसके बाद टेस्ट कर लेने के बाद अगर आप प्रोफेशनली, जनरली देखिए इसकी सर्टिफिकेट की उसकी आवश्यकता पड़ती नहीं है, क्योंकि हम कुछ हार्म नहीं कर रहे हैं बॉडी में, जस्ट मैग्नेट लगा रहे हैं। लेकिन अगर आपको प्रोफेशनल कर रहे हैं, इनकम हो रहा है, तो इंटरनेशनल सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं। कि पहले इंटरनेशनल सर्टिफिकेट तब आप लेंगे जब आपको उसकी जानकारी होगी, आपको उसके बारे में आपके काम की रहेगी। तो हम यहाँ को जानकारी दे रहे हैं और आपको इसके काम लायक बता रहे हैं। तो जब आपके ये बेनिफिट दे रहा है, इससे हम लाखों रुपए कमाएंगे, तो 10-20 हजार रुपए का सर्टिफिकेट लेने में कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। दैट्स इट। तो मेरी तरफ से तो आज का विषय यहाँ समाप्त होता है, और किसी कोई प्रश्न हो तो वो लोग रख सकते हैं।
तो आज के विषय में थोड़ा सा आप ही लोगों से थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, कैसा लगा आज का सेशन, एक एक करके। राजकुमार जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? जी राजकुमार जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? सर ये जस्ट कलर थेरेपी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। जी जैसे बोलिए। एक बच्चे को काफी टाइम से ना बेड वेटिंग की प्रॉब्लम है, हाँ तो उसके एज ए ट्रीटमेंट जो यूरिनरी ब्लैडर है उस पर अगर हम येलो कलर अप्लाई करें तो वो काम करेगा क्या? सर, करके क्यों नहीं देखा? नहीं सर, मैंने कहा एक बार जैसे आपसे पहले गाइडेंस लेने तो। नहीं देखिए, आपने तो कलर थेरेपी क्लास किया है, हाँ जी, हाँ जी। तो जो सीखा है आप उसको पहले अप्लाई कीजिए। अगर रिजल्ट नहीं मिलता तब मुझसे पूछिए। ओके सर। तो मतलब अगर पहले ही डरते रहेंगे, अप्लाई करेंगे नहीं, तो उसका सीखने कोई फायदा नहीं है। गलतियां करके सीखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। डर निकाल के मैं यही सिखाता हूं। मैं लोगों को, एक कहावत होती है, तालाब दिखाना और मछली खिलाना। ठीक है, एक ही कहावत, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ कि एक व्यक्ति होता है जो कि आप जब मांगते हो आपको लाके खिला देता है, और एक आदमी होता है कि भाई आपको जाके वो तालाब ही दिखा दिया और आपकी जब इच्छा करे आप खुद जाके ले आओ। अगर आप मुझसे बोलोगे तो मैं एक बार लाके खिला दूंगा आपको, 2 बार लाके खिला दूंगा, हमेशा तो नहीं दे पाऊंगा। लेकिन जब मैंने बिल्कुल सर। आपको मेन चीज वो दिखा दिया, मेन गोदाम दिखा दिया, मेन खदान दिखा दिया, आपकी जब इच्छा है वहां से निकालो, अपना यूज करो। तो मैं तो पढ़ाने का मेरा मकसद यही होता है कि पंगु बनाना नहीं, आपको स्ट्रांग बना देना। जबकि जो मेरे समझदार जो भी स्टूडेंट रहे हैं, जिन्होंने पढ़ाई कर ली, उसके बाद हाँ उनके जी जो सर। रिप्लाईज हैं कि अब किताब देखने की जरूरत नहीं है, जबकि इसके पहले 5 7 10 10 कोर्सेज लोगों ने कर लिए, लेकिन अपने हाँ से जी। कभी प्रोटोकॉल नहीं बना पाए। जब मेरा कोर्स कर लिया तो उनके मन से बात जो निकली सीधा कि अब किताब देखने की जरूरत नहीं है, आप खुद से प्रोटोकॉल बना लेंगे। और कई स्टूडेंट है जिनको हुआ। ठीक है ना? तो हाँ जी ओके, सर। नेक्स्ट लेते हैं हम। आदर्श नाम दिखाई दे रहा है। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। जी। आदर्श जी बताइए, कैसा लगा का सीजन आज का? कौन चला गया, गायब ही हो गए। आकाश समंता जी, थोड़ा आप अपनी राय रखिए। आज की क्लास कैसी लगी, कुछ बता पाएंगे? सर बहुत डिटेल में आपने एक्सप्लेन किया सर, समझने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो जो अगर कोई इसको ध्यान से अगर सीखेगा तो सर मुझे लगता है आप 8 दिन में एक्सपर्ट ही बना दोगे। तो जब क्लास होगी तो उसमें तो मजा आएगा ही आएगा। ये तो एक फनी विषय था, ये फन का क्लास था। थोड़ा इस फन के थ्रू, मजाक के अंदर में भी किस तरीके से हम लोगों का सिस्टम जुड़ा हुआ है, जो लाइफ में हम लोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो नेचर हमसे करवाती है। जी। वो हमने इसके थ्रू एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। जो ट्रीटमेंट का पार्ट है वो तो बहुत विशाल विषय है, वो हम लोग जब क्लास होगी उसमें सीखेंगे ही। हेलो अर्जुन जी। गेदाम। सॉरी जी, कट हुआ था। हेलो, आदर्श बोल रहा हूँ। आदर्श जी बोलिए। हाँ जी, मैं क्या पूछ रहा था, तो पंचतत्व के वो ये कभी वो ये चेंजेस रहता है ना, वो डीजेनरेटिव चेंजेस में पंचतत्व का बैलेंस करने से डीजेनरेटिव चेंजेस स्टॉप हो सकता है क्या? हाँ, ऑलरेडी उसका देखो क्लास में हम लोग बताएंगे हाँ डिजेनरेटिव हाँ केस वगैरह किस में आएगा। डिजेनरेटिव केस जो है ना, वाटर एलिमेंट में आ जाता है। हाँ 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 जी। हाँ। तो ओके वो सब ओके। क्लास की बातें तो जब होगी, हम लोग 30 तारीख के बाद, अभी पहले नहीं। हाँ ओके ओके जी। ट्रीटमेंट्स वगैरह ना जब हम पढ़ा देंगे 5 तारीख तक, तो आप लोगों को पूरा
वो उसका हाँ। ग्रामर पढ़ा देंगे जब अच्छे तरीके से, देन उसके बाद हाँ। आप लोग खुद बोलेंगे क्वेश्चंस कीजिए। ओके जी, थैंक यू। अर्जुन गेदाम जी कैसा लगा सेशन? ये आज जुड़े थे, आज ही आए हैं ग्रुप में, अवेलेबल नहीं लग रहा है। अजय सुल्ताना जी, फीडबैक से समझ में आता है कि आपको कितना क्या चीज समझ में आ रहा है, आदि चीजें जो भी बोला है दिल से बताइएगा अपनी बात। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। निशान कब लगवाएगा? मैं रबर बैंड थेरापी की क्लास अटेंड नहीं करी थी, मेरे को थोड़ा वो मालूम करना था सर। और रबर बैंड, उसमें हाँ, रबर बैंड थेरापी आप जो लास्ट क्लास लिए थे ना, वो हाँ मैंने अटेंड करी थी सर। कोई बात नहीं, तो ग्रुप में डाला हुआ वीडियो डाला हुआ लास्ट क्लास का भी, और ये क्लास का वीडियो डाल दिया जाएगा। और प्लस थोड़ा और डिटेल में बताइए ना सर रबर बैंड थेरापी का। रबर बैंड थेरेपी का वीडियोस भी डाल दिया गया है आपको, उसमें ऐप के अंदर में मौजूद है, देख एक लीजिएगा। हाँ, एक आप एक फिंगर के ऊपर लगा के बताए, वो वीडियो एक ही है। जैसे दूसरे पॉइंट से दूसरे डिजीजेस के लिए रबर बैंड थेरापी के लिए कैसा यूज वन करना, वो मिनट नहीं बताना। 1 मिनट, मैंने वहां पे रबर बैंड थेरेपी का पूरा कोर्स जो है वो 9 वीडियो का, वो भी शेयर किया है, ऐप के अंदर जाके देखिए आप। ऐप में कुछ नहीं है सर, सिर्फ एक ही फाइल पड़ा हुआ है, CT10 डे 10 बोल के जो है, एक अभी ही चेक फाइल मिल कीजिए। रहा है, वो अरे आ रहा है। सुनिए, ऐप मैंने बताया था कि ऐप जो है कुछ दिक्कत आ गया था, अभी वो ठीक हो गई है, हाँ, अभी खोल के अभी भी देखो ऐप। क्लास से पहले करी सर, वही पुराना वाला ही आ रहा। तो इसको अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल करूँ क्या? नहीं तो हाँ उसको अनइंस्टॉल कर दूं क्या सर? अनइंस्टॉल कर दो, उसके बाद वो कर हाँ, दो फिर से, रीइंस्टॉल कर देती हूँ। या इंस्टॉल वैसे करने भी की जरूरत कर नहीं है, अनइंस्टॉल करने की जी। जरूरत नहीं है। आप जाओगे वहां पे जहां पे आपका फोटो आता है ना, फोटो का निशान बन के नाम जहाँ लिखा हुआ हाँ है, हाँ उसको जी क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको आएगा लॉग आउट का ऑप्शन आ जाएगा नीचे, उसको जी। लॉग आउट कर देना। लॉग आउट करने के बाद फिर अब ऑप्शन दे देगा लॉगिन का, फिर लॉगिन कर दीजिए, हो गया। आपको इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, इसको पहले वाले ऐप को अनइंस्टॉल कर दो ना पहले। अनइंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, मैंने बोला ना ऐप में जाइए, वहां पे जाके आपका जहाँ फोटो का सिस्टम आता है, नाम लिखा हो आपका, उसके बगल में एक जी। आइकॉन है, फोटो का आइकॉन दिया होगा, उसको क्लिक हाँ कीजिए। सर, जी। उसको जब वहां क्लिक पे करके करेंगे, लगा। उसको क्लिक करेंगे तो नीचे लिख के आ जाएगा ऑप्शन, या ऊपर में होगा, या तो नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है, लॉग आउट। नीचे नीचे आ रहा सर, लॉग इन हाँ, और लॉग आउट का ऑप्शन नीचे आता। और उसको क्लिक कर दो, लॉग आउट कर दो। जी। तो ओके। लॉग आउट कर दीजिए, आप बाहर हो जाएंगे। अब फिर लॉगिन कर जी। लीजिए। लॉगिन में फिर ओके अपना सर। जो है पासवर्ड मांगेगा, तो अपना लॉगिन में अपना मोबाइल नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर डालिए, और फिर अपना पासवर्ड हाँ में भी अपना मोबाइल नंबर डाल जी। दीजिए, हो गया। ओके सर, करके देखिए। हाँ थैंक यू देखिए, सर। हो सकता है कि ऐप अपडेट हुआ, किसी का हो सकता है मिस हो गया हो, तो जिनका भी नहीं अगर आता है तो वो मुझे बता देंगे, मैं उनका करवा दूंगा। एक दो हो सकता है किसी का नहीं चढ़ा हो। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, जगदेव सिंह जी, आज का सेशन कैसा लगा? अर्जुन गेदाम कुछ बोलना चाह सर रहे हैं क्या आप? नमस्कार। हाँ हाँ नमस्कार, सर, बोलिए नमस्कार सर। सर नमस्कार। बोलिए बोलिए। हाँ सर, सेशन बहुत कैसा अच्छा लगा? क्लास लगा सर, मुझे बहुत ही अच्छा। अच्छा लगा? जी बहुत अच्छा सर। चलिए, अच्छा लगा, कोई बात नहीं। मेन तो चीज जब हम लोग सीखेंगे मेन जगह पे, तो बहुत अच्छा लगेगा। अभी तो हमने क्या ऊपर ऊपर सीखा है एक तरीके से, जी जी सिर्फ फनी पार्ट। ओके, चलो। गगनदीप जी, आपको कैसा लगा? चलो, किसी के मन में कोई क्वेश्चन हो? कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर इसको हम लोग अब आज का ऑफ करते हैं। क्लास के अकॉर्डिंग फीडबैक आप लोग ग्रुप में डाल दीजिएगा, ठीक है? मधु जी, कोई क्वेश्चन है क्या आपका? नहीं चलो ठीक है, ओके। नहीं नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है। तो आज की क्लास को ही समाप्त करते हैं।
सभी को मेरा नमस्कार, और आप लोग जाकर अपना फीडबैक ग्रुप में डाल दीजिएगा। थैंक यू सर। थैंक्स।